friends, welcome to my channel. Learn with me #DAV Study. So today we are going to do chapter number 6, आश्रम के अतिथि और संस्मरण. If you guys are in doubt कि हमने chapter number 5 क्यों skip किया, because it is only for purpose for reading. It is not going to evaluate in the examination. So इसीलिए बेटे हम chapter number 5 को skip कर पहले जो आपको एग्जाम्स में आने हैं, टेस्ट होने हैं चैप्टर्स, हम पहले उनको पढ़ेंगे. आफ्टर दैट जो नहीं आने हुए, जस्ट फॉर फन स्टोरी टाइम, तब के लिए हम रेस्ट ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे. सो अब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं. तो मेरा ये मोटिव होता है कि चैप्टर नंबर 6 मतलब कोई भी चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले उसका नाम का मतलब जानें. तो यहाँ पे क्या है नाम इसका? आश्रम के अतिथि और संस्मरण. आश्रम होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग रहते हो. अब वो ओल्ड एज होम है, जैसे ओल्ड एज होम भी एक आश्रम है ना. जो अनाथ बच्चे हैं उनका भी एक आश्रम होता है, राइट. बहुत सारे आश्रम होते हैं. तो आश्रम वो होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो एज अ फैमिली मेम्बर. तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है आश्रम के अतिथि और संस्मरण. अतिथि मीन्स मेहमान, गेस्ट, एंड संस्मरण मीन्स पुरानी यादें, दैट इज़ मेमोरीज. सो टोटल फाइनल क्या लाइन बनती है? आश्रम मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते हों, वो आश्रम के अतिथि मतलब आश्रम के मेहमान, आश्रम के मेम्बर्स, और संस्मरण मीन्स यादें. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. एंड बिफोर रीडिंग डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब तो करना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट चैप्टर रीड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली है. गांधी जी की कुटी में न मेज़ थी न कुर्सी. चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिक कर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे. तो उन्होंने क्या बताया कि जहाँ पे आज हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक जो थी, मतलब मीटिंग जो थी, वो कहाँ होने वाली थी? गांधी जी की कुटी में, गांधी जी के ऑफिस में. उनके ऑफिस में ना तो मेज़ थी, ना तो बेंच था, ना तो चेयर थी, ना कोई और सुविधा. वहाँ पे एक चटाई थी जिस पर छोटी सी गद्दी बिछी हुई थी. ये चटाई है, येलो कलर की. ये पूरी क्या है? चटाई. चटाई इज़ मैट. चटाई एक बार पिक्चर की ओर देखिए. चटाई को क्या है? मैट बोलते हैं. चटाई इज़ मैट. ये मैट बिछा हुआ है, उसके ऊपर गद्दी लगी हुई है. गद्दी के ऊपर लिखने वाले, जो पुराने ढंग के लिखने वाली डेस्क होती है, संदूक सा उन्होंने रखा हुआ है. पुराने ढंग के लिखने वाले डेस्क होते हैं, उस पर रख कर वो लिखते थे, उससे ही काम चलाते थे. ठीक है. मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर, चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे. वो कहते हैं कि जो मिट्टी, पहले के टाइम पे अगर आपने सुना होगा तो मिट्टी और गोबर के फर्श होते थे. पहले कहाँ टाइल्स, सीमेंट एंड ऑल ये सारी चीज़ें पहले कहाँ होती थी कि कहाँ होती थी? सारी अपॉर्चुनिटी, सारी सुविधाएं कहाँ मिलती थी? पहले क्या होता था? गोबर और मिट्टी के फर्श पे ही सारे लोग चटाई पर आकर बैठते थे. चाहे वो गांधी जी हैं, चाहे वो लोग हैं, वो सारे एक ही जगह बैठते थे. ऐसा नहीं था कि जो गांधी जी हैं वो चेयर पर बैठे हैं या लोग नीचे बैठे हैं. इक्वालिटी के साथ चलते थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई. वो कहते हैं वैसे तो हमेशा गांधी जी तो थे वो फर्श पे ही चटाई के ऊपर गद्दी लगाकर बैठते थे और लोग भी चटाई के ऊपर बैठते थे. बट उस दिन क्या हुआ, उन्होंने ना अपने ऑफिस में चेयर मंगवाई, कुर्सी मंगवाई. खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया. सकोरा होता है मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन. ठीक है, एक बर्तन उन्होंने रख दिया. ठीक है, कहाँ पे? उसके ऊपर उन्होंने एक मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन रख दिया था. यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे. अचरज मतलब बहुत हैरानी से देखने लगे कि ये क्या हो गया, वो तो चटाई पे बैठते हैं, आज उन्होंने चेयर लाई है, चेयर के ऊपर उन्होंने बर्तन रख दिया, ऐसा क्या हुआ है? एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक बंदा जो था उसने हिम्मत करी, उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको कन्फर्म कर देती हूँ. गांधी जी को पहले लोग गांधी बापू भी बोलते थे और बापू जी भी बोलते थे. ठीक है. गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं. उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ. अब गांधी जी ने क्या कहा? कौन आने वाला है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है. बेटे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. यू आर इन क्लास 8 एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन DAV तो आपकी ये बुक्स हैं एंड आपका जो है 8th बोर्ड होगा, राइट. 8 इज़ बोर्ड, 8th क्लास बोर्ड है आपकी. तो उसमें आपको लिस्टेड कुछ नहीं आने वाला. लिस्टेड एक भी चैप्टर नहीं आएगा, सब कुछ अनलिस्टेड आएगा, टिल्ट करके ट्विस्ट करके आएगा. ठीक है, तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, तभी जाकर आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज आपको नहीं करना आएगा पेपर. ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि जो मैं मार्क करवा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क करो बुक पे, सो दैट आप पेपर में जो है सारा चैप्टर ना पढ़ना पड़े आपको, आप सिर्फ मार्किंग पढ़ो. राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? सो यहाँ पे क्या मैं दोबारा दोहरा रही हूँ. वो कहते हैं गांधी जी ने कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना. तो ये एक बंदे का नाम है. क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. लॉन्ग नेम है, याद रखना पड़ेगा. तो वो कहते हैं उनको जो है ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं है. जैसे हम चटाई बिठा के बैठ जाते हैं ना, मतलब गांधी बापू के कहने का ये अर्थ है कि हम जैसे बैठते हैं नीचे, उनको ज़मीन पे बैठने की आदत नहीं है, वो कुर्सी पे बैठते हैं, इसलिए हम उनके लिए ये सारा इंतजाम कर रहे हैं.
और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। अब वो कहते हैं सकोरा मीन्स अ बाउल, मैंने आपको बताया ना कटोरी, बर्तन। तो वो कहते हैं, उस बंदे ने पूछा कि और ये मिट्टी का सकोरा मीन्स बर्तन क्यों रखा है आपने? वो कहते हैं यह एक राखदानी है। अब राखदानी क्या होता है? कौन मुझे बता सकता है? कमेंट में कौन बता सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय राखदानी, और राखदानी को रखा क्यों जा रहा है? गिविंग यू 2 seconds, पॉज करो वीडियो एंड कमेंट करो फटाफट। 1 and 2। सो बेटे, अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया इट मीन्स आपको पता है, एंड अगर नहीं पता इट्स ओके, समझ लीजिए। राखदानी बेसिकली क्या होता है? जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं ना, सिगरेट करते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनको एक ऐश क्या होता है? राख, है ना। राख फेंकने के लिए उनको एक बाउल की नीड होती है, इसलिए उन्होंने एक बाउल रखा हुआ था गांधी जी ने, ताकि जो वो सिगरेट करें, ऐश निकले तो वो उसमें ड्रॉप कर सके, उसको फेंक सके, राइट। गांधी जी, आपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखा है यार। आप ये कह सकते हो कि गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथि की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते थे, कि मतलब जो भी गेस्ट आता था, कि उनके लिए उनको जो इंतजाम करने में बनता था वो करते थे। अगर उनको लगता था कि वो चेयर पे बैठते तो वो चेयर पे बैठाते थे, अगर उनको लगता था कि उनको इस चीज़ की जरूरत है तो वो इस चीज़ को लेकर देते थे, ठीक है। यह इससे स्पष्ट होता है वह अपने जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लगाए जाएं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जो है वो ये मानते थे कि अपना जीवन अपने तरीके से जिए, दूसरों के जीवन से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और ना दूसरों के ढंग से चलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं बेटे? जैसे हम, ऐसा नहीं है कि कोई हम सही बात आपको बता रहे हैं, आप उसको मिसगाइड कर रहे हैं, हम आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप उसको नज़रअंदाज करोगे। सही बात है तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, बट इफ़ यू फील कि आप सही कर रहे हो देन आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि गांधी जी ये मानते थे कि लोगों के ढंग से नहीं अपना काम करना होता है, हमें अपने ढंग से अपना काम करना होता है। और वे ये नहीं चाहते थे कि उनके खुद के विचार, आचार, अपने विचार और आचार इज़ नॉट पिकल हेयर, जो आप खाते हो रोटी के साथ, दैट इज़ नॉट आचार। आचार मतलब पहन और मन, विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती नहीं लगाने चाहिए, और वो ये मानते थे कि ना वो लादे जाए, मतलब ना वो किसी पे थोपेंगे, राइट। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता है तो इसका स्वागत करते थे। वो कहते, जो कहता था कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, तो वो कहते थे कि करो फॉलो, है ना। वो उनका वेलकम करते थे कि बिल्कुल आपका स्वागत है, इसको फॉलो करो आप, बट ऐसा नहीं कि हम दूसरों को ज़बरदस्ती करें, ठीक है। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? पुनिया लपेटने का डोरा जो था वो कहाँ गया? किसने पूछा? गांधी जी ने पूछा था मनोहर दिवस से। ये ना ये भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने किससे कहा और क्या कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वह बोले नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? ठीक है, बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे तो स्वराज्य भी होने में देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, गांधी बापू क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि आज मेरे से अगर एक छोटी सी चीज़ घूमी है तो मुझे क्या पता आगे जाके मेरे से क्या क्या खो जाए, जैसे कि राज्य, है ना, अपना देश। तो आपके लिए भी है ये लाइन, आप आज स्कूल में पेंसिल घूम करके आते हो, कॉपी घूम करके आते हो, ये सारी चीज़ें घूम करके आते हो, तो बेटे अगर आप आज इन सब चीज़ों को घूम करोगे, आप इनके लिए केयरलेसनेस शो करोगे, तो फिर देर नहीं लगेगी जब आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी घूम होने लग जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ, सो प्लीज़ पे अटेंशन। बापू जी चिट्ठियाँ आती थीं, उनके लिफाफे तार के कागज़ चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का उपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। उपव्यय मतलब फिजूल खर्च। वो क्या करते थे कि बापूजी के पास जैसे कोई भी चिट्ठियाँ आती थी ना, उन्होंने चिट्ठी पढ़ ली, हम हमारे जैसे क्या करें, हमने चिट्ठी पढ़ ली फेंक दो जी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। वो क्या करते थे, उसको टांगते थे, वो संभाल कर रखते थे। और जैसे हमारे पास साइड पोर्शन, ये मेरा पेज, मैं आपको ना जूम आउट करके दिखाती हूँ, एक सेकंड। जैसे ये मेरा एक पेज है ना, ये चिट्ठी लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये चिट्ठी लिखी है, अब इसमें से इतना सा पेज बचा है, तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने इस पेज को भी संभाल के रख लेना। गांधी बापू ने इतने से पेज को भी संभाल के रख लेना, ये सोचकर और ये कहकर कि हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, पेज का भी उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वह स्वदेशी हों। मतलब वो ये कहते थे, गांधी जी कहते थे, हम पहले चलो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ाई के सब औजार ले आओ, वे बाज़ार से खरीद कर ले आएँ। गांधी जी ने कहा, यह तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वह स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, ना सिलाई की मशीन, ना कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिले हुए कपड़े पहनकर ही अपना जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। तो वो क्या कहते हैं, पूरे पैराग्राफ में वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी तो थे ना, वो अपने यूज़ में स्वदेशी चीज़ें ही लेते थे, मतलब जो हमारे खुद के देश में बनती हों, इंडिया में बनती हों, वही चीज़ें लेते थे। वो एक्सपोर्टेड आइटम्स, इम्पोर्टेड मीन्स इम्पोर्टेड, हम इम्पोर्ट मतलब हमें बाहर दूसरे देशों से आई हुई चीज़ें वे नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, एक बार उन्होंने कहा गांधी जी ने कि औजार लेके आओ,
ठीक है, किससे कहा? कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ाई के सब औजार लेके आओ। वो ले आए बाजार से जाकर। पर जब वो लेके आए तो गांधी जी ने देखा कि पता विदेश में बने हुए हैं, विदेश मीन्स बाहर की कंट्रीज़ में बने हैं। वो कहते हैं मैं इनको तभी अपनाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हों, मतलब हमारे देश में, इंडिया के हों। इसी कारण की वजह से गांधी जी कपड़े भी नहीं पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो वो थी अपनी स्टिचिंग मशीन, सुई, नीडल जिसको कहते हैं, सीजर्स जिसको कैंची कहते हैं, वो सब भी जो था इंडिया में नहीं बनता था, वो बाहर के देशों में बनता था। उन्होंने पुराने ढंग की धोती पहनते थे, चादर पहनते थे, है ना, आपको नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा, राइट। वो ये सब पहनते थे क्योंकि उनको सिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। बिना सिला हुआ कपड़ा ही पहनते थे। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। सेवाग्राम क्या होता है? जहाँ पे ना सेवा के लिए जगह, एक सेवाग्राम में आया एक बंदा आया, नौजवान मीन्स एन अडल्ट, नौजवान अडल्ट बंदा आया एक, ठीक है, सेवाग्राम में। मैं गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया। अब उस बंदे ने क्या कहा? वो कहता कि मैं लोगों की पूरी हेल्प करना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल, पुअर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, पर मैं भगवान को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसे कहा उस बंदे ने। गांधी जी ने भी जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बात है, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। वो कहते हैं मनुष्य से जो प्रेम है और उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो भगवान की जगह नहीं ले सकता। आप लोग इस बात को मानते हो कि जो गॉड है वो गॉड की जगह है, मनुष्य कभी कोई जगह ले नहीं सकता भगवान की। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह के कल्पनाएं करते हैं और उन्होंने अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति, दैट इज जीव जाति नकल, जीती जाती नकल, प्रतिकृति मीन्स जीती जाती नकल, मनुष्य के साथ ही सही व्यवहार नहीं करते। अब वो क्या कहते हैं? कहते कई लोग क्या करते हैं कि भगवान को मानते हैं, अलग अलग तरीके, लोग अलग अलग सोचते हैं, सबकी कल्पनाएं अलग है, पर कई लोग क्या करते हैं? भगवान को मानते हैं पर लोगों की ना हेल्प करते हैं, ना उनके लिए ह्यूमैनिटी शो करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये नहीं मैं कहता कि मनुष्य जो है वो भगवान के समान है, पर मनुष्य जो है उनकी जीती जाती नकल है, उनके जैसा ही है ना। वो उन्होंने ये कहा, हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। वो कहते हैं कि हर मनुष्य में जो होता है भगवान होता है, हर मनुष्य में भगवान होता है, हर मनुष्य के हेड में, हर मनुष्य के चेस्ट में भगवान होता है, और ये बात को मानना ही बहुत बड़ा विश्वास है भगवान पर। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। वो कहते हैं या तो प्रेम में ही जो है भगवान होता है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा ना हो वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जो आश्रम था ना, वहाँ का एक मंत्री भी था, उसका नाम छगनलाल जोशी था, ठीक है। वो कहता है एक दिन उसने कहा कि आश्रम के जो कोठार मीन्स जहाँ पे सारा सामान, एक्स्ट्रा सामान रखा जाए, दैट काइंड ऑफ, मतलब खाने का सामान या कोई और मटेरियल रखा जाए। कोठार हमारे जैसे एक्स्ट्रा रूम होता है ना, वो, ठीक है। हिसाब में वो कहता है कोठार के काम में कुछ हिसाब में गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, यह बहुत बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी टिक कर लो कि वो जो थे छगनलाल जोशी जो थे वो गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। उपवास मीन्स फास्ट, व्रत, है ना। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था, गांधी जी की वाइफ का नाम कस्तूरबा था, को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वह रात की 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। वो कहते हैं छोटी से छोटी गलती हो जाती है ना, तो उसके लिए भी प्रायश्चित करना है आपको, उसके लिए भी जो आपने माफ़ी मांगनी है। प्रायश्चित क्या होता है? माफ़ी मांगना, ठीक है। हमने इसमें वह पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को भी क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी ना मंगाई जाए। क्या कहने का मतलब है?
साबरमती जो है आश्रम का नाम है गांधी जी के। वो कहते हैं उन्होंने वहाँ बैठकर ये नियम बनाया था कि आश्रम में ही जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उनको ही यूज़ किया जाए, बाहर की कोई भी सब्जी को यूज़ ना किया जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्ज़ी बनती थी। क्या कहते हैं वो, इस टाइम जो था ना सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कद्दू होते थे, दैट इज पम्पकिन बहुत होते थे, तो तब वहीं पे वही सब्ज़ी बनती थी। इस सब्ज़ी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था, जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत ना होती। श्री नरहरि भाई पारीख की पत्नी ने कद्दू की सब्ज़ी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाते हुए बोली, आपके कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को वादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर, वादी मीन्स गैस, कॉन्स्टिपेशन नहीं, इट्स गैस, ठीक है। दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बधार लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नई कवि पैदा हुई है, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी है, वह मुझे अपना नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्ज़ी पसंद करते हैं। बा के पास उसका उत्तर तैयार था। इस तरह हम बच्चों को भका कर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़ी ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति मीन्स लाइन में ही खाने बैठती थी, तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते, क्यों बधार कैसा लगा, सब्ज़ी चटपटी बनी है ना। बा भी कम नहीं थी, वह गांधी जी से कहती, अब रहने ही दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनाकर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे, यह कोई और? गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते, वह खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेश नहीं देते, कर्मयोगी थे। वो क्या कहते कि गांधी जी जो थे, सब लोगों का जो आश्रम में आते थे उनका अपने तरीके से खुद ख्याल रखते थे, अपने भाई बहनों की समस्याओं का हल निकालते थे और उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहते थे और उनको हर स्वयं सेवाओं के उदाहरण से समझाते थे बातों को। और वह खुद भी करते थे जो वे दूसरों को कहते थे। ऐसा नहीं कि वो खुद चेयर पे बैठ रहे हैं, लोगों को चटाई पे बिठा रहे हैं, खुद नमकीन खाना खा रहे हैं और लोगों को फीका खाना खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वे खुद करते थे वह दूसरों को कहते थे। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। वह कहते कि गांधी जी जो थे वो सिर्फ बोलने वाले नहीं थे, वो खुद भी उस कार्यों को करते थे जो वे कहते थे। तो ये पाठ किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे ने। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी केवल उपदेश नहीं देते। ये वैसे पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ का ये ना एक्चुअली समरी है, ये समरी है पूरे चैप्टर की। और ये अगर वो पूछेंगे ना कि गांधी जी की क्या आदत थी, तो आप ये सब कुछ लिख सकते हो। गांधी जी अपने लोगों का, अपने मेहमानों का कैसे ख्याल रखते थे, वो आप इसमें ये सब चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटे। एंड अभी तो आपको शॉर्ट्स में जो है मैं इसकी बैक लिस्टेड क्वेश्चंस देने वाली हूँ। शायद लॉन्ग वीडियो भी हो, बिकॉज हम सब कुछ इस बार डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अब एनलिस्टेड आता है पूरा, है ना, सिलेबस। इसलिए बातचीत के लिए अनुमान, कल्पना, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको समझ आया हो तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बोल दिया था, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।